हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिकांग के बारे में। ठीक है, हमने अब तक कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ लिया था। कोशिका झिल्ली क्या होती है, जिसमें वो दो लेयर होती है ना, उसमें दो लेयर होती है लिपिड, उसमें बीच में तरलता होती है। तरलता किस लिए होती है? ताकि उसमें अणु जो है वो गति कर सके। ठीक है, उसकी वो तरल प्रकृति होती है। तो आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे, जो उसके कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं उनके बारे में। तो पहला कोशिकांग है आपका ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या कहते हैं कि ये क्या होता है, कोशिका में जो द्रव में जो चपटे होते हैं ना, चपटे चपटे से बने हुए संरचना होती है, आपस में जुड़ी हुई संरचना होती है। हम कलर चेंज करते हैं ना। कोशिका द्रव्य में क्या होती है, ये चपटे संरचना होती है जो आपस में जुड़ी होती है ना। कैसी होती है? ये थैलीनुमा होती है, आपस में जुड़ी हुई थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, जो कैसी होती है, नलिकावत जालिका तंत्र में बिखरी हुई होती है। ठीक है, तो ये जो जालिकावत बिखरा हुआ तंत्र होता है, इसे हम क्या कहते हैं? ER कहते हैं। ठीक है, अब ER दो टाइप से होता है, जिसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। जैसे आपका डायग्राम में दिखाया गया है कि ये देखिए, डायग्राम में दिखाया गया है, ये जो आपकी ये है, ये राइबोसोम है। ठीक है, ये क्या है? राइबोसोम है। ठीक है, तो ये जिस झिल्ली में पाए जाते हैं, ER में पाए जाते हैं, उनको कहते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, और जो आपका सेकेंड वाला जो होता है, जिसमें राइबोसोम, ये वाला जिसमें आपके राइबोसोम नहीं पाए जाते। ठीक है, ये आपका SER होता है। ठीक है, तो SER क्यों होता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते, तो हम इसे चिकनी अंतर प्रद्रव्य जालिका कहते हैं। ठीक है, इसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। तो राइबोसोम जो एब्सेंट होते हैं, ये करता है क्या? स्टेरॉइड या हार्मोन का स्राव करता है, और ये प्रोटीन का निर्माण करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बना के दे दिया। ये आपका बीच में केंद्रक है। ठीक है, और ये केंद्रक में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसमें से RNA केंद्रक से कोशिका द्रव्य में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, RNA और प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो। ठीक है, ये आपका केंद्रक झिल्ली से जुड़ी हुई जो संरचना होती है, ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ये दो टाइप्स होती है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन का संश्लेषण करती है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड्स का और स्टेरॉइड्स का निर्माण करती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं गोल्जी बॉडी। तो चलिए गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। तो गोल्जी बॉडी क्या कहती है? इसमें क्या होता है, ये भी उससे जुड़ी हुई संरचना होती है। किससे जुड़ी हुई संरचना होती है? एंडोप्लाज्मिक आपके रेटिकुलम से। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो ER जुड़ा होता है, उससे के पास ये संरचना होती है, जिसे कैमिलो गोल्जी ने सन 1898 में इसे है ना तंत्रिका कोशिका में देखा था। ठीक है, तो उनके नाम पर इसे गोल्जिकाए कहा जाता है। उनके नाम पर ही हम इसे गोल्जी बॉडी कहते हैं, गोल्जिकाए कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये ऐसे बने हुए चपटे से संरचना होती है। ठीक है, जिसका एक ये ट्रांस सतह होती है, ये आपकी सिस सतह होती है। ठीक है, और ये वाली आपकी ट्रांस सतह होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, जब आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पदार्थ आता है, यहाँ पे उनका संश्लेषण होता है। ये क्या करता है, गोल्जी बॉडी क्या करता है, उनका फॉर्मेशन करता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वो प्राप्त करते हैं, है ना, किस सतह पर प्राप्त करते हैं? वो उन्नतोदर सतह पर प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये देखिए, जैसे कि आपको ये ER दिखाया गया है कि यहाँ पे क्या होता है, ये ER का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन का बनाता है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड्स को बनाता है। ये लिपिड्स क्या होते हैं, ये आते हैं आपके ट्रांस सतह पर। ठीक है, ये आएंगे आपकी उन्नतोदर सतह पर आएंगे। ठीक है, जिसे हम सिस सतह या फिर कॉन्वेक्स सतह भी कहते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं। ठीक है, इससे एंटर होंगे आपके जो भी ER प्रोडक्ट बनाएगा, वो आपके सिस सतह पर आएंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगा। जो आपकी गोल्जी बॉडी है वो मॉडिफिकेशन करेगी, है ना, है ना, फिर पदार्थों का रूपांतरण करेगी, है ना, ग्लाइकोसाइलेशन करेगी, या लिपिड को ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करेगी। ठीक है, ये क्या करती है, ग्लाइकोसाइलेशन करती है, जिसमें ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का निर्माण होता है। फिर ये क्या करती है, उत्तल अवतल सतह से, यानी कि जो ट्रांस सरफेस होती है आपकी, ट्रांस फेज जो होता है वो कॉन्वेक्स फेज जिसे हम कहते हैं,
उससे ये क्या करती है, बाहर स्राव करती है ना। या तो ये कोशिका के बाहर पहुंचा देगी, है ना, उन कोशिका को क्या करेगी, स्रावन उनका कोशिका से बाहर कर देगी, है ना। यह स्राव कोशिका का निर्माण करेगी, ठीक है। और फिर कोशिका के या फिर कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर, जैसे कि आपका लयनकाय का निर्माण इसी से होता है, आपकी रिक्तिका का निर्माण इसी से होता है ना। ये क्या है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, है ना। मध्य पटलिका का निर्माण करेगी, कोशिका भित्ति का निर्माण भी करेगी, लयनकाय का निर्माण करेगी, ठीक है। और क्या करेगी, ये शुक्राणु, है ना, आपका एक्रोसोम जो होता है ना, जो शुक्राणु का जो लेयर होती है, जो एक्रोसोम से वो ढका होता है, उसका निर्माण करती है ना। गोल्जी बॉडी में पुटिका को बनाती है, जो कि ईआर से बने हुए पदार्थ को ग्लाइकोजन में रूपांतरित करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल, ये पदार्थों का रूपांतरण करती है, पैकेजिंग करती है, और फिर कोशिका से बाहर स्रावित करती है, या फिर कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर ही रखती है, ठीक है। ये हो गया आपका गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी बनती कैसे है, इसका ये आपको हम बताते हैं कि गोल्जी बॉडी कैसे बनती है। ये आपका सबसे पहले ईआर फिर सिस, है ना, कोशिका के अंदर और बाहर ना। सबसे पहले ये ईआर से निकल कर आएगी, फिर ये सिस सतह पे आएगी, ठीक है। ईआर से सिस सतह, सिस सरफेस, फिर इसका मॉडिफिकेशन होगा, देन ट्रांस सतह से ये कोशिका की या तो अंदर ही रह जाएगी या फिर बाहर सिक्रेट हो जाएगी, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं आपके लयनकाय। लयनकाय को हम लाइसोसोम कहते हैं। ये झिल्ली आबद्ध कोशिकांग होता है। कैसा कोशिकांग होता है, ये झिल्ली आबद्ध कोशिकांग होता है। तो लाइसोसोम का मतलब क्या होता है, लाइसो यानी कि ब्रेक डाउन, चीज़ों को तोड़ना, ठीक है, और सोम यानी संरचना होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या होते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, जो कि एसिडिक पीएच में, ठीक है, कौन से पीएच पे, आपके एसिडिक, है ना, एसिडिक पीएच, ठीक है। एसिडिक पीएच वो भी कितना होता है, 5, उस पे ये लाइसोसोम जो है वो वर्क करते हैं। इसमें जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, ठीक है। जबकि प्राथमिक लयनकाय होती है वो एक्टिव नहीं होती, निष्क्रिय होती है, ठीक है। लेकिन जब इसे पीएच माध्यम मिलता है, अम्लीय पीएच माध्यम मिलता है, तो ये क्या हो जाती है, निष्क्रिय से सक्रिय हो जाती है। और ये क्या करती है, जो आपकी द्वितीय लयनकाय होती है वो क्या करती है, उसमें जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, जिससे कि वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, यानी सक्रिय हो जाती है। तो फिर ये क्या करती है, पदार्थों का अपघटन करती है, ठीक है। और ये एक्टिव कब होती है, ये आपके अम्लीय पीएच, वो भी 5 पीएच पर, ठीक है। आपको दिखना चाहिए नोट्स में, इसलिए मैं इसे हटा देती हूँ, ठीक है। तो ये अम्लीय पीएच पे एक्टिव होती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको क्लियरली विजुअल हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पदार्थों का अपघटन, लाइसोसोम में आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या कहा होता है, पदार्थों का अपघटन होता है। तो क्या, अब ये पदार्थों का अपघटन कैसे करती है, तो हम इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। वेट, पदार्थों का अपघटन होता है, ठीक है। तो ये अपघटन कैसे करती है कि कोशिका में, या तो ये कोशिका में इकट्ठे कर देती है, ठीक है। तो ये अपशिष्ट पदार्थों को एक अलग कर देती है। जो आपका तृतीय लयनकाय होता है, ये क्या करता है, सेल से बाहर सर्जन करता है ना, रिड्यूस सेल बॉडी होती है, ठीक है। अब आपका ये जो लाइसोसोम होता है, इसका कार्य क्या होता है, तो इसके फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं, लयनकाय में जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, ठीक है। पहला तो इसमें जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, थोड़ा क्या होते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। जैसे कि ये जो है ना, वो आपकी कोशिका झिल्ली होती है, जैसे कोशिका भित्ति होती है, इनको तोड़ने के लिए जो एंजाइम की ज़रूरत हमें पड़ती है, वो इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका लाइसोसोम इसमें पाया जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसाइडेज इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक विशेष पीएच है ना, विशेष पीएच कौन सा है, अम्लीय पीएच होता है, वो भी 5, ठीक है, जिस पे ये अपघटन कराते हैं, ठीक है। अब लयनकाय क्या होता है, एक पुट्टिका होती है जो गोल्जी बॉडी द्वारा समावेष्टित होती है, ठीक है। इसका निर्माण कहाँ से होता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। ईआर से गोल्जी बॉडी से आपका लाइसोसोम का निर्माण होता है। रिक्तिका का भी उसी से निर्माण होता है, ठीक है। ये क्या करती है, पदार्थों का अपघटन करती है, क्या करती है, पदार्थों का अपघटन, ठीक है। ये क्या करती है, सेल के अंदर
है ना। इंट्रासेल्यूलर सेल के बाहर, सेल के अंदर और सेल के बाहर पदार्थों का अपघटन करती है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ऑटोलाइजोसिस, या हम इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। जब कोई कोशिकांग खराब हो जाता है या जो वर्क करना बंद कर देता है तो लाइसोसोम क्या करता है, ये अपने आप को फाड़ देता है, जिससे जो अपघटनीय एंजाइम होते हैं वो उस नष्ट हुई कोशिका पे जाके उसको नष्ट कर दे, खराब हुई कोशिका को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए इसे हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, ठीक है। तो लयन का क्या है, डेजिग्नेशन क्या है इसका, कोशिका के बाहर पदार्थों को फेंकना और कोशिका के अंदर, ठीक है। ये बहुरूपी संरचना होती है, कैसा पॉलीमॉर्फिक कोशिकांग होता है, ठीक है। अब हम आते हैं रसधानी पे। रसधानी को हम वैक्यूल भी कहते हैं, ठीक है। ये रसधानी भी किससे बनी होती है, आपकी गोल्जी कॉइल से इसका निर्माण होता है, ठीक है। अब ये पादप में क्या होती है, केंद्रीय रसधानी होती है, ठीक है, जो पादप कोशिका का 90% से ज़्यादा भाग आपका घेर के रखती है, ठीक है। ये जो आपकी रसधानी होती है ये पादप कोशिका में नहीं पाई जाती, या पाई भी जाती है तो बहुत छोटी छोटी और ज़्यादा संख्या में पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में ये बहुत बड़ा आयतन घेर के रखती है। और ये इसकी जो झिल्ली होती है हम उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, ये संकुचनशील रसधानी भी होती है, ठीक है। संकुचनशील रसधानी किस में होती है, संकुचनशील रसधानी अमीबा में होती है। इसमें क्या कराती है, ये उत्सर्जन में सहायक होती है ना, उत्सर्जन वगैरह में ये सहायक होती है ना, परागण और उत्सर्जन में ये सहायक होती है, ठीक है। फिर ये क्या करती है, जल में विलय वर्णक होते हैं इसमें, है ना। और ये एकल झिल्ली द्वारा होती है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। भोजन फूड वैक्यूल भी होता है। फूड वैक्यूल किस में होता है, ये आपके फूड वैक्यूल होता है आपके आधे जीवों में, किन में होता है, आपके आधे जीवों में आपका फूड वैक्यूल होता है, ठीक है, उपस्थित होता है। ये क्या करता है, भोज्य पदार्थों को निगलने से बनता है। फूड वैक्यूल कैसे बनता है, भोज्य पदार्थों को निगलने से बनता है। फिर आते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो की थी वो कॉलिकर ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय कॉलिकर को जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को नाम जो दिया था वो आपके बेंडा ने दिया था। इसकी जो लंबाई होती है वो 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर तक होती है, और व्यास इसका होता है 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर इसका व्यास होता है, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। और ये कैसा होता है, इसमें एक खुद का डीएनए पाया जाता है, इसलिए हम इसे सेमी ऑटोनोमस कहते हैं, है ना। अर्ध स्वायत्त कहते हैं, क्योंकि इसमें खुद का डीएनए पाया जाता है। बस इसमें सारे प्रोटीन बनाने वाले डीएनए नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से ये अर्ध स्वायत्त होता है। तो इसमें क्या होती है, दोहरी झिल्ली कोशिकांग होता है, जिसकी बाहरी झिल्ली जो है वो अधिक पारगम्य होती है। जो बाहरी झिल्ली होती है वो अधिक पारगम्य होती है, और जो अंदर वाली झिल्ली होती है वो कम पारगम्य होती है, ठीक है। जो भीतरी झिल्ली होती है वो इनर सेल्यूलर कैसे होती है, कम पारगम्य होती है। अंतर्वलन उपस्थित होते हैं, आंतरिक झिल्ली में क्या होते हैं, अंतर्वलन उपस्थित होते हैं। इन अंतर्वलन को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इसमें डीएनए कैसा होता है, अर्ध स्वायत्त होता है, द्विकुंडलित नमूना होता है ना, वलयाकार द्विकुंडलित डीएनए होता है इसमें, ठीक है। इसमें एंजाइम, इसकी आंतरिक झिल्ली में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स क्या होते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट, जो कि भीतरी झिल्ली में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट एंजाइम पाए जाते हैं ना। ये क्या है, भीतरी झिल्ली का विशेष एंजाइम होता है, ठीक है। इसमें F1 F2 कण होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फार्मेटोसेंटेंस स्पेस, है ना, सॉरी, इसे हम ऑक्सीसोम कहते हैं ना, हिंदी में से हम ऑक्सीसोम कहते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें एक इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, जो कि बाहरी कोशिका झिल्ली और आंतरिक कोशिका झिल्ली के बीच में जो अवकाश होता है हम उसे कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स पाई जाती है। मैट्रिक्स में क्या होता है, राइबोसोम होते हैं। मैट्रिक्स में आपके
ये राइबोसोम होते हैं और ऑक्सीसोम होते हैं, जैसे हम F1 F0 F1 कट कहते हैं। ये क्या करते हैं, एटीपी निर्माण में सहायक होते हैं ना। इसमें क्रिस्टी पाई जाती है। क्रिस्टी भीतरी अंतर्गलन होता है जो कोशिका का, ठीक है। ये क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। इसका व्यास कितना होता है, 0.5 माइक्रोमीटर का व्यास होता है। ये इसके आकार कैसा होता है, ये जीनस ग्रीन डाई से अभिरंजित होती है। इसका आकार बेलनाकार तश्तरी नुमा होता है, ठीक है। ये कोशिका की क्रियाशीलता के पर निर्भर करती है। क्रियाशीलता के समानुपाती होती है कि जैसे जिसकी क्रियाशीलता ज़्यादा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होगी, और जिसमें की क्रियाशीलता कम उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी कम होगी, ठीक है। अब क्रियाशीलता के आधार पर हम देखें तो कम और ज़्यादा कैसे होती है, कम और ज़्यादा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम है तो जिसका कार्य कम हो रहा है, जैसे हमारे बॉडी ऑर्गन में क्या होता है, जो पार्ट्स ज़्यादा वर्क करता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा मात्रा में होती है। इसलिए क्योंकि वहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा है, जहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता कम है तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी, कम होगी। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, तो कार्य क्या है, ये श्वसन में सहायक है फर्स्ट, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक है, प्रकाश संश्लेषण, और ये जीव द्रव्य वंशागति में भी सहायक है। फिर आता है सूत्रकणिका अर्धस्वायत्त कोशिकांग में से क्यों कहते हैं, तो ये सूत्रकणिका को हम कहते हैं ऑटोसोमल ऑर्गेनल, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, कुछ प्रोटीन बनाने वाले माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उपस्थित होते हैं। सारे प्रोटीन बनाने वाले माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नहीं होते, इसमें कुछ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बनाने वाले प्रोटीन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये बाकी जो डीएनए होते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं, जीन कोशिका के द्वारा केंद्रक में उपस्थित होते हैं। इसलिए हम इसे ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल की में जो प्रोकैरियोटिक सेल की एंडोसिम्बायोसिस से बना होता है। ये पुराने प्रकार के जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके एंडोसिम्बायोसिस से बना होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होता है, ठीक है। क्रेब्स चक्र में जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्रिय मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका B3 मैट्रिक्स में आपका पाया जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेट एंजाइम, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी भित्ति में पाया जाता है, कौन सा एंजाइम आपका, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेट एंजाइम, ठीक है। ये भीतरी झिल्ली में पाया जाता है ना। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।